हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आज तक पूछा गया है, वह हम उसका एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले भी हम 4 क्लास कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरे चैनल पर है और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो वहाँ से जाकर भी आप ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो अभिकथन जो है सो इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद कारण देखते हैं क्या है। कारण है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। तो यह जो है सो इसका कारण बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो पहले ही ऑप्शन में है तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या समानता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में जो समानता है वह है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ये जो है सो इसके बारे में दोनों एक दूसरे के मत पर एग्री करते हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। तो छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन करता है। तो इनमें से कौन कौन सा जो है जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन करता है। तो सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित, ये तीनों जो है सो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है। यहाँ इसका हिंदी देख लीजिए कि गलत दिया हुआ है। तो इसका इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। यहाँ कुछ और ऊपर में होगा। अगला क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना रखता है। तो छात्रों में परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो बढ़ाने में, परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करने में मददगार होगा। तो पहला इसका है कि विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। तो यह जो है सो नहीं होगा। उसके बाद है गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। ये भी नहीं होगा। उसके बाद है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। ये भी बिल्कुल गलत है। लेकिन अगला है कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है।
लेव वैगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, या भाषा विचार को आकार नहीं देती है, या फिर भाषा विचार को आकार देती है। तो इनमें से कौन सा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। तो वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आप छात्रों में कौन सी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है? जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। तो यह जो निगेटिव पॉइंट है तो यह आंसर नहीं होगा। उसके बाद है कि यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद है यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। और अगला है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अगला क्वेश्चन है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। तो रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, या फिर छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। तो यही इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और अस्थिरता किस विकास में शामिल है? तो भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और अस्थिरता यह किस विकास में शामिल है? तो यह मनोसामाजिक विकास में शामिल होता है, साइको सोशल डेवलपमेंट में यह शामिल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण अधिगम को किस ओर ले जाता है? तो रचनावादी शिक्षण जो है सो विद्यार्थियों को खोज आधारित अधिगम, डिस्कवरी आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक, नॉलेजेबल और मीनिंग मेकर्स, अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वालों के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या बताता है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो महारत हासिल करने के अगर आप लक्ष्य को निर्धारित करते हैं
तो उसकी अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है। तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कि यह अक्सर योग्यता के अस्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या फिर यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या फिर यह अक्सर योग्यता के अस्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर डी है इसका कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो कथन दिया हुआ है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो अभिकथन इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण देखते हैं क्या है। कारण है कि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो यह जो है सो कारण इसका बिल्कुल गलत है, केवल अभिकथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही दिया हुआ है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इसका कारण है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। तो कारण तो बिल्कुल निगेटिव है, बिल्कुल गलत हो जाएगा कारण। तो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं उनको कक्षा में भागीदारी लेने में इनमें से क्या बाधा डालता है। तो उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, या ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, या मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। तो ये सभी जो है सो ये तो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनके लिए मददगार साबित होगा, लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट बुक जो है सो और नोट्स वह उसके लिए मददगार साबित नहीं होगा बल्कि बाधा के रूप में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, जो कि सही सुमेलित नहीं है तो यह नहीं होगा। उसके बाद है कि योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल है, यह भी नहीं होगा। अगला है कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, और रचनात्मक मूल्यांकन यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों की निगरानी करता है, और योगात्मक मूल्यांकन यह शिक्षण अवधि के अंत में दिए जाते हैं, और मानदंड संदर्भित मूल्यांकन यह एक छात्र को प्रदर्शन की तुलना एक बड़े समूह के साथ करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षित कक्षा में भेज रहे हैं। तो सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो यह किन कारकों का परिणाम है। सुनीता के पास जो यह टैलेंट है वह किसका परिणाम हो सकता है। आनुवांशिकता और वातावरण का, लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना का,
या वृद्धि और परिपक्वता का, या फिर पोषण और अनुशासन का। तो इनमें से सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण का यह परिणाम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों के अगर नैतिक विकास का अध्ययन करने की बात करें तो उसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, यह प्रक्रिया का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो कथन है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो यह अभिकथन जो है सो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। तो कारण भी इसका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है। इनमें से कौन सा कथन जो है सो ऑटिज्म के बारे में सही है या स्वलीनता के बारे में सही है। तो स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। तो क्या ऑटिज्म केवल वातावरणीय कारक के कारण होता है। तो यह जो है सो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है ऑटिज्म का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है। ये भी बिल्कुल गलत है। ऑटिज्म का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। उसके बाद है स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। ऑटिज्म वाले सभी लोगों में क्या एक विशेष कम से कम विशेष कौशल होता है। तो यह भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। तो कौन से अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल होता है, जो उन्होंने सीखा है वो दूसरों को सिखाते हैं। तो यह पारस्परिक शिक्षण में यह शामिल होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग में यह शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो संवेदनशील अवधि वह अवधि होता है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं डिसलेक्सिया से, यानी कि पठन वैकल्य से, जो स्टूडेंट डिसलेक्सिया से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो किस विधि से उन्हें पढ़ना सिखाया जा सकता है। लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, या उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो पहले ही से डिसलेक्सिया से जूझ रहा है तो उन्हें उच्च ग्रेड के स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करना जो है सो मूर्खता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, और लंबे और जटिल गद्यांश भी उन्हें नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो यह विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं है। उसके बाद है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। तो यह जो है सो एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है। तो यह विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। उसके बाद है भारत की राजधानी कहाँ है।
और भारत में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण देखते हैं। तो बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। तो कारण भी इसका बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो क्या यह सही है? तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। उसके बाद है भावनाएं व्यक्ति परक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। ये जो है सो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 28 का अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षाओं, तो समावेशी कक्षाओं के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो यह जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास में हम अगला सेट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।